लास्ट टाइम जहां तक डिस्कस किए थे उसके आगे याद है हम लोग वर्क डन निकालना सीख लिए थे, लेकिन सभी वर्क डन में फोर्स क्या था? कांस्टेंट था। तो मैंने कहा था कि फोर्स कांस्टेंट है तो पहला तरीका तो ये कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ले लो, तो वर्क निकल कर आ जाएगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स करो तो वर्क डन निकल कर आ गया, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट भी हम लोगों ने आप लोग को दिया था कि भाई यदि वेक्टर फॉर्म में दिया है तो f डॉट ds, f डॉट ds को क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। अब x का लिमिट रख लो, y का लिमिट रख लो और z का लिमिट रख लो तो वर्क डन निकल कर आ जाएगा। अब चलो यहां से क्वेश्चन अब धीरे धीरे बढ़ाया जाए। लिखो, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स वेक्टर f इक्वल टू 3x स्क्वायर i कैप 3x स्क्वायर i कैप प्लस 4y j कैप प्लस 2k कैप। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स व्हेन पार्टिकल ट्रांसफर फ्रॉम पॉइंट ए के ब्रैकेट में लिख लेना 2 मीटर, ये न्यूटन में है, 2 मीटर कॉमा 1 मीटर कॉमा 3 मीटर टू पॉइंट बी के ब्रैकेट में लिखिए 1 मीटर कॉमा 2 मीटर कॉमा 1 मीटर। तो इस फोर्स का वर्क डन निकालना है जब ए से बी ले जाएंगे। कल जो दिए थे याद होगा सब केवल कांस्टेंट था, आई जे और के था, कांस्टेंट था। आज वेरिएबल दे दिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा लिखिएगा, ए फोर्स वेक्टर एफ इक्वल टू के वाई आई प्लस एक्स जे applied on particle and particle displays from origin to point P. Particle displays from origin to point P. P के ब्रैकेट में a comma a. Find the work done by this force. A few minutes later. याद करो, इसमें हम बता चुके थे आप लोगों को कि वर्क डन करना था। अब यहां पर इंटीग्रेशन कैसे होगा जरा ध्यान देना। 3x स्क्वायर dx प्लस 4y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dz। x का लिमिट कहां से कहां होता है? 2 से 1, 2 से 1। y का लिमिट क्या होता है? 1 से 2 और z का लिमिट होता है 3 से 1। अच्छा, तो अब 3 बाहर हो जाएगा ना। x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x पावर 3/3, 3 से 3। क्या ये x क्यू आया कि नहीं भाई? और लिमिट क्या हुआ? 2 से 1 प्लस 4y dy। y dy का इंटीग्रेशन क्या आएगा? y स्क्वायर बाई 2, 2 से 4 कट गया। क्या ये 2y स्क्वायर आया कि नहीं भाई? अब लिमिट 1 से 2। ये 2 कांस्टेंट है बेटा, 2 को इंटीग्रेशन के बाहर। dz का इंटीग्रेशन क्या आएगा? z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? z और ये 3 से 1। अब क्या लिमिट रखने आता है सब लोग को? अब वर्क डन निकाल लो, लिमिट रखो जल्दी से। वर्क डन इक्वल टू, पहले रखा क्या भाई? x का लिमिट रखा तो अपर लिमिट 1 माइनस 2 का क्यों? तो क्या ये 1 माइनस 8 हो गया कि नहीं? 1 माइनस 8 मतलब -7। अब देखो इसका, देखो 2 है पहले से, y का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 और 2 इंटू 3 6। ये सही है ना? देख लो, यहां 2 बैठा है, अपर लिमिट रखोगे 3 सॉरी 1 है 1 माइनस 3 माइनस 2 आया और यहां 2 से मल्टीप्लाई किया -4। अब बताओ -7 + 6 -1 -4, क्या -5 जूल आया कि नहीं? वर्क डन कितना आ गया? -5 जूल। किसी का आया था ये क्वेश्चन? ये वर्क डन बाय द फोर्स है।
कहीं पर दिया वर्डन ऑन द फोर्स, तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या वर्डन बाय द फोर्स का तो ये -5 जूल। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो इस वाले क्वेश्चन के लिए ध्यान देना, इसमें गड़बड़ी क्या हो रहा है। अभी तक का जो क्वेश्चन था उसमें तुम लोग ध्यान दियोगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में x में x कंपोनेंट था, i के साथ x था, देखो ना x क्यूब 3x जो भी रहा होगा 3x स्क्वायर, i के साथ 3x स्क्वायर था, j के साथ देखो y टर्म था, k के साथ कांस्टेंट या z टर्म है। तो इंटीग्रेशन करना आसान था क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या था, fx dx, dx के साथ x का टर्म, dy के साथ y का टर्म, dz के साथ z का टर्म, इंटीग्रेट करना आसान था। ये कई बच्चों का आंसर भी सही आया होगा लेकिन उनका मेथड गलत होगा। इसमें गड़बड़ी क्या हो रहा है, i के साथ कौन आ गया है, y, और j के साथ x, ये अल्टा पलटा हो गया। अल्टा पलटा समझ रहे हो सब लोग ना, ये बदल गया, अलट पलट गया। इसको कैसे सॉल्व करोगे, चलो अब इसमें यदि हम W लिखें तो क्या W बराबर ऐसा नहीं हो जाएगा, K हो गया, जगह हो ना भाई। अब यहां लिखोगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और J में क्या है, x है, तो यहां x dy। पहली बात तो हम लोग का पेन रुक गया क्योंकि इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, dx में y आ गया, वो dx में x होता तो आप इंटीग्रेट कर सकते थे, फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला पढ़े थे याद को इंटीग्रेशन लिखते थे x पावर n dx, तो भूलो मत, तो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस केस में याद है ना, ये एक जगह वैलिड नहीं होती, जो याद होगा यहां भी x था और यहां भी x है, x के रिस्पेक्ट में आप इंडिकेट किए थे, यहाँ क्या भाई x है लेकिन यहाँ y वेरिएबल है, और यहाँ dy है, y के रिस्पेक्ट में इंडिकेट करना, अंदर x है, सर डायरेक्ट इंडिकेशन तो नहीं हो सकता। अब कई बच्चे गलत करते हैं और सही क्यों हो जाता है बताते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर y है ना, आंख बंद करके y स्क्वायर बाई 2, और यहाँ क्या करेंगे x स्क्वायर बाई 2। आप में से कुछ लोग जरूर किए होंगे, किए तो है ही है कहीं, यहाँ y स्क्वायर बाई 2, यहाँ x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट भी रखती होंगे 0 से a, तो आ गया क्या a स्क्वायर बाई 2, इधर उधर भी a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर के a स्क्वायर, आंसर भी सही है। पर लेकिन अगला क्वेश्चन जो देंगे उसमें गड़बड़ा जाएगा, इसलिए हमें पूरा प्रोसेस ही कंप्लीट कर लेना, मेथड से कर लेना। एक तरीका तो और है, पॉइंट वाइज चलना, पॉइंट वाइज चलना मतलब एक बार x बराबर 0 रख दो, समझे ना, और x से क्या चल जाओ। ऐसे भी लोग कहते हैं भाई इसको करने का तरीका कि दो तरह से चलो भाई, बड़ा समझाते हैं ऐसे, जैसे कर दिया क्या, पहले आपको ओरिजिन से a पॉइंट जाना है, वेरिएबल दो हो गए, सुन रहे हो कि नहीं भाई, तो पहले क्या चल दो, x बराबर 0, x बराबर 0 से a चल दो। तो यहां पर देख लोगे x वेरिएबल ने, यहां पर x वेरिएबल है, y कांस्टेंट हो गया, और फिर यहां से क्या चल दो, यहां कितना आगे, कहां पर आ गए बेटा, a 0 पर आ गए, और फिर यहां से यहां चल दो भाई, तो ये क्या हो जाएगा, a 0 से हम कहां पहुंच गए, a पर पहुंच गए। हाँ, इस केस में हम कहेंगे x बराबर a है और y क्या है, वेरिएबल, और यहां पर y बराबर 0 है और x वेरिएबल है। आसानी के लिए एक को कांस्टेंट बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं जैसे एक x के अलोंग चले गए है ना, वो x के पैरेलल, और दूसरे में y के पैरेलल। फायदा हुआ कि यहां से यहां तक जाने में y 0 है, कंटिन्यूअस, x वेरी कर रहा है, तो इसमें हम लोग समझ गए y वेरी नहीं कर, तो dy वाला टर्म क्या हो गया, 0। अरे भाई पहले यहां से यहां चल, 0 से a चल गए, फिर एक रहे, हाँ a, अब फिर ये b। तो पहले कि हम करते हैं ओरिजिन से a चल, तो ये भी नया मेथड देखिए ना सर, बहुत लोग यही बताते हैं। तो वहां पर क्या होगा, w बराबर क्या हो जाएगा, k, और यहाँ कहां गया बेटा, आप देख रहे हो ना, कौन सा वैरी कर रहा है इसमें, जल्दी से बताओ, कौन वैरी कर रहा है, x, y क्या है, 0 है, पूरे पाथ में y 0 है। सर y 0 है तो ये y 0 कर दोगे तो ये टर्म खत्म नहीं हो जाएगा, और इधर क्या हो गया, y वैल्यू नहीं कर रहा है, dy 0 है, तो ये वाला टर्म भी खत्म। मतलब साफ साफ है, यहां से यहां तक जाने में वर्डन क्या हो गया, 0। अब कहां जाना है, यहां जाना है सर, अब कहां से कहां जाना है, a से b,
ए से बी चलेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ए से बी में x बराबर a रहेगा और y वेरी करेगा। x वेरी नहीं कर रहा सर, x वेरी नहीं कर रहा है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0। तो x वेरी नहीं कर रहा है, x वेरी क्यों नहीं कर रहा है सर, सीधा जा रहे हैं, इसमें x वेरिएशन है नहीं कि y वेरी कर रहा है। तो x वेरिएशन नहीं कर रहा तो dx 0 हो जाएगा, तो dx क्या है डेल्टा x वेरिएशन नहीं। कौन काम करेगा, ये करेगा। अब इसमें देखो ना k तो है ही है बाहर, अब x की जगह क्या लिखाएगा, x की जगह a लिखाएगा, x की जगह a dy, a कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, और dy को इंटीग्रेट करेंगे, सुन रहे हो क्या, dy को इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक करेंगे, 0 से a, तो बड़े आराम से ka और dy का y हो जाएगा, ये a हो गया ka स्क्वायर। सर 0 से a, ओरिजिन से a जाने में 0 वर्ड आया था, ये क्यों किया भाई, dx वैल्यू इसमें क्या वैल्यू कर रहा था, x वैल्यू कर रहा था, y 0 था, y वैल्यू नहीं कर रहा था, इसलिए इसमें dy 0 हो गया, और यहां पर y का वैल्यू 0 था, इससे ये 0 हो गया। यहां से यहां जाने में y क्या था बेटा, इससे यहां से यहां जाने में x कांस्टेंट था और y वैल्यू कर रहा था, x कांस्टेंट था इसलिए हमने dx को क्या कर दिया 0, और क्या काम किया बेटा, यहाँ पर k रह गया, x की जगह a, क्योंकि इस केस में y तो वैल्यू करा लेकिन x कांस्टेंट है, x का वैल्यू हर जगह a है, इसलिए मैंने x का वैल्यू a रखा, सॉल्व किया। ये तो एक मेथड था, ये हम अप्लाई नहीं करते, केवल तुम लोग को समझाने के लिए मैंने इसको समझा दिया, लेकिन हम चाहते हैं इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करें। तो यहाँ क्या फंस गया देखो जरा सा, अब इस क्वेश्चन में भी हम लोग ध्यान से देखें, तो यहाँ फंस रहा है कि y में dx है, और देखोगे dx में y और x में dy उल्टा पुल्टा हो गया। सर ये इंटीग्रेट तभी हो पाएगा जब ये परफेक्ट डिफरेंशिएबल हो। परफेक्ट डिफरेंशिएबल कैसे बनाया जाएगा वो तरीका सीखो। करने वाले तो डायरेक्ट करते भाई, देखो ये जो आप y dx प्लस x dy लिखे, इसको आप डायरेक्ट dxy लिख सकते हैं, क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं dxy का, कैसे आप कर दे रहे हैं, हम जरा दिखा दे रहे हैं, लो dxy है अपान dx कर रहे हैं, x आराम करेगा, यहां लिखोगे dy by dx, फिर y आराम करेगा, dx by dx क्या हो जाएगा 1। क्या ये भाई साहब इधर जाएंगे कि नहीं, जब बताओ क्या गया dxy क्या हो जाएगा, जरा देखो यहाँ पे, इसको इधर फेंक दो, मैथ वाले ऐसे फेंकते नहीं लेकिन हम लोग चलेगा, dxy करोगे तो क्या हो जाएगा, dxy यहाँ ध्यान से देखो, dxy इधर गया, dx इधर गया, x dy प्लस y dx, क्या ध्यान दो, ये x dy है और ये y dx है, क्या इन दोनों को मिलाकर ये नहीं लिख सकते, डायरेक्ट मार दिया, ये y ds h dy dxy है, और फिर कर दिया सर, अब इसमें आप भी जानते हो इंटीग्रेशन आप dx लिखते थे तो ये x हो जाता था, इंटीग्रेशन आप dy लिखते थे तो ये y हो जाता था, अब इंटीग्रेशन आप क्या लिखा गया dxy, तो dxy लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा xy, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, यहां भी dxy लिख दिया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया xy, लिमिट 0 0 और ये a मतलब x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 रखो, और दूसरी बार भी x का वैल्यू a और y का वैल्यू a, तो ये a स्क्वायर माइनस 0, आंसर k स्क्वायर। लेकिन आप लोगों में जो सबसे ज्यादा सबका दिमाग खराब हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है, सर ये आप तो जानते थे, रट के आए थे, जानते थे कि इसका एक्सपेंशन नहीं होगा, हम लोग कैसे जानेंगे और क्वेश्चनों में, उसका ट्रिक है, ठीक है ना, तो ट्रिक आने के बाद ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, नहीं 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे ये आसान हो जाएगा। जानबूझ के भी एक एक चीज खोले हैं ना, खोले हैं ताकि पहले दिमाग में सस्पेंस आए, जितना संदेह होना है सब आ जाए, ताकि संदेह को आसानी से पूरा हटा सके। तो कुछ सोचते तो हो नहीं, तो सोचवाने का काम भी हमको करना है, क्योंकि जो बाद में जाके फंसोगे वो पहले ही फंस जाओ ना। हाँ चलो सुनो, अब कैसे सोचेगी वो बता रहे हैं। अब ये सोचने के लिए रफ में करोगे, किसी को डायरेक्ट नहीं बोलोगे, इसको क्या करोगे रफ में अलग से सोचोगे। क्या बता रहे हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट वाई, भाई तुम भी ना शुरू हो जाते
y dx। जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो ना अलग से, देखो दो पार्ट है y dx और x dy। तो इधर वाला जब इंटीग्रेट करो जो कि dx के रिस्पेक्ट में करना है तो y को एज ए कांस्टेंट मानो, अलग से कर रहे हैं y को एज ए कांस्टेंट मानो। y को कांस्टेंट मानोगे तो क्या यहाँ y कांस्टेंट होगा, y बाहर आ जाएगा और ds का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, चलिए yx आ गया कि नहीं। और इस वाले को देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ x dy है, y के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो x को एज ए कांस्टेंट मान लो, तो x बाहर हो गया, dy का इंटीग्रेशन y आ जाएगा, ये भी क्या हो गया xy। सर ये दोनों टर्म सेम है, यदि दोनों टर्म सेम आया मतलब इसमें आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें y को कांस्टेंट मान के, और इसमें आप y को इंटीग्रेट करें x को कांस्टेंट मान के, और दोनों टर्म सेम आ गया, तो जो टर्म आया है ना इसी का ये परफेक्ट डिफरेंशिएबल होगा। डायरेक्ट कर देना, ये जो एक्सपेंशन है वो dxy का है। और ये भी समझ गए dxy करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा xy, इसका तो यही xy इंटीग्रेशन है। अब ये xy आ गया, लिमिट रखना है 0 0 a रख दिया, आ गया आंसर ka स्क्वायर। ये कैसे निकाले शॉर्टकट समझ में आया है? क्या बोला गया भाई, इसमें किसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको भाई क्या करना है, इसमें x में y फंस गया, y में x फंस गया। सर करे कैसे, करने का सिंपल सा तरीका, यदि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो y एज ए कांस्टेंट बना दिया, तो y कांस्टेंट, y dx का इंटीग्रेशन x आ गया, इधर से भी इधर आ गया, दोनों साइड इधर क्या किया y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, x को कांस्टेंट मान दिया, यदि दोनों साइड सेम आ गया तो जो टर्म आया है उसी का ये परफेक्ट डिफरेंशिएबल है। इसके जगह में डायरेक्ट dxy रख दो, आ जाएगा, d का हटा गया तो xy आ गया इंटीग्रेशन, लिमिट रख दो भाई x की जगह 0 y की जगह 0 लोअर में, और अपर में x की जगह a y की जगह a स्क्वायर, आंसर निकल कर आ गया। और ये बता दें ये इंटीग्रेट बस तभी तक हो सकता है जब ये परफेक्ट डिफरेंशिएबल हो। परफेक्ट डिफरेंशिएबल होगा तो कैसे पता लगेगा सर, जब दोनों तरफ का टर्म क्या आ जाए सेम आ जाए। A vector f equal to 3x square y I cap plus x q j cap, आगे मान लो k लिख दो। A force vector f equal to k 3x square I cap plus x q j cap applied on particle displaced from origin to a point P a comma to a. Find the work done by this force. A few minutes later. अब करोगे समझ में आ जाएगा। देखो देखो लाओ, W बराबर क्या हो गया K। अब जरा इंटीग्रेशन लगाओ सब लोग, 3x स्क्वायर y dx प्लस x q dy। चेक करिए पहले, क्या इधर वाले का इंटीग्रेशन कर पाओगे चेक? इधर वाला क्या करोगे बोलो जल्दी से, 3x स्क्वायर y dx है, जल्दी बताओ यहाँ क्या होगा, y 3y कॉमन होगा बाहर, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x क्यू बाई 3। क्या 3 3 कट गया, क्या ये टर्म x क्यू y आया कि नहीं भाई? अब इस वाले को करो, यहीं से देख सकते हो, लेकिन फिर सिखा रहे हैं इसलिए अलग से कर रहे हैं। एक्स क्यू डी वाई है ना, तो यस एज ए कांस्टेंट ना, तो यहां पर एक्स क्यू को बाहर करो और इंटीग्रेशन में क्या लिखो डी वाई। तुम्हें बताओ एक्स क्यू इंटीग्रेट हो गया, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या, डी वाई का इंटीग्रेशन, तो क्या यहां भी एक्स क्यू आई आया, यहां भी एक्स क्यू आई आया, तो बताओ दोनों तरफ से एक्स क्यू आई आया, क्या डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते हैं क्या ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्यू आई। अब डी एक्स क्यू आई में से हटा देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यू वाई। अब जो लोग एक्सपर्ट है समझ जाए यही इंटीग्रेशन आएगा, तो लिखेंगे कौन लिखेगा इतना दो बार, डी एक्स क्यू आई। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हम समझ गए दोनों में सेम है, यही इसका इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट मान दो के एक्स क्यू आई, लिमिट 0 0 से a टू a, तो 0 0 तो 0 ही हो जाएगा लोअर लिमिट, अपर लिमिट में x की जगह a रखोगे और y की जगह 2a रखोगे, तो ये हो गया a क्यू और ये हो गया 2a। क्या ये 2k लिखा, 2a पर पावर 4 हुआ कि नहीं?
के लिखा यहाँ पर देखो ए क्यू और इंटू 2a, तो कितना हो जाएगा भाई ए क्यू इंटू 2a, क्या ये 2a पर पावर 4 हो गया कि नहीं? यहाँ लिखा के 2a पर पावर 4। समझ में आया? ये कहां से किए? यहां से कर रहे हैं, ये चीज कुछ करना नहीं है। इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, इसको y को, इसको किया तो y कांस्टेंट मान लिया, इसको किया तो x कांस्टेंट मान लिया, और दोनों तरफ का टर्म सेम है तो वही उसका इंटीग्रेशन आएगा। कर सकते हो परफेक्ट डिफरेंशियल, इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा। तो हम बड़े आराम से इसके जगह यह लिख सकते हैं, और यह लिख दिया तो d हटेगा तो x क्यूब y आ गया। अब लिमिट रख दो, आंसर आ गया। वेक्टर f इक्वल टू कि 2xy I कैप प्लस x स्क्वायर j कैप। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स when particle transfer from origin to point A, to A. A few minutes later. क्या आसान था कि नहीं है? क्या करना है देखो, ध्यान से नहीं देखो तो आधा काम तो यही हो जाता है जब W बराबर लिखते हैं K, और देखिए इंटीग्रेट करिए 2xy dx हो गया, और इधर क्या हो गया बेटा x क्यू dy हो गया। चेक कर लीजिएगा, हाँ ये वाला हो जाएगा ना। सबसे क्या करेंगे, अलग से करेंगे। 2xy dx था, अब इसको इंटीग्रेट करना था तो 2 बाहर आ जाएगा, y भी बाहर आ गया, x dx। क्या x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो गया कि नहीं? x स्क्वायर बाई 2, इसमें कट गया तो ये कितना आ गया x स्क्वायर बाई, और इस वाले में देखो ना x स्क्वायर बाहर करेंगे, x स्क्वायर बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन में dy है तो ये बड़े आराम से x स्क्वायर y भी हो जाए। तो ये आंसर तो आ गया हम लोग का, x स्क्वायर y दोनों में आ रहा है। इसका मतलब ये किसका एक्सपेंशन है बेटा? ये एक्सपेंशन है x स्क्वायर y का। अब एक स्टेप लिख दो y दिखाने के लिए, भाई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जो करने वाला समझ गया आंसर x स्क्वायर y है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k x स्क्वायर y है, लिमिट में रख देना भाई, x का a स्क्वायर y का 2a, आंसर आ गया तुम्हारा 2ka। खेल खत्म। अब पकड़ लिए बात, क्या करना है? ये कब होगा बेटा? जब y में x और x में y, तो ये तभी इंटीग्रेट हो पाएगा जब परफेक्ट डिफरेंशिएबल है। मतलब परफेक्ट डिफरेंशिएबल माने दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर वैल्यू सेम नहीं आता तो ये इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा, और जब इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा तो भाई उसके लिए मैं y और x का रिलेशन चाहेगा। इसका मतलब इसमें में पाथ y का x का रिलेशन चाहने का मतलब क्या? हमें पाथ का इक्वेशन चाहेगा, और यह अलग अलग पाथ के लिए इंटीग्रेशन का वैल्यू भी अलग अलग आएगा। मतलब वो फोर्स कैसा हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव। शायद हम कुछ बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। वह सभी मैथमेटिकली हम कैसे देख लेते हैं कौन कंजर्वेटिव नेचर है कौन नॉन कंजर्वेटिव। वह सभी कंजर्वेटिव है जिनको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि जब इंटीग्रेट डायरेक्ट कर लेते हैं तो हमें केवल लोअर लिमिट और अपर लिमिट चाहिए, मतलब इनिशियल और फाइनल चाहिए। कौन पाथ जा रहा है, पैराबोलिक जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन जा रहा है कि कोई और पाथ जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कब कर सकते हैं सर? डायरेक्ट इंटीग्रेट करने के लिए या तो फोर्स कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते थे, याद करो जब आई जे के था कांस्टेंट वैल्यू का डायरेक्ट इंटीग्रेट करते थे, लिमिट रख देते थे। या I के साथ x वाला वैल्यू रहे, j के साथ y वाला, k के साथ z वाला, तो भी आराम से इंटीग्रेट हो गया था, क्योंकि x वाला आराम से इंटीग्रेट हो जाता है। यदि I के साथ x है तो dx आएगा, dx में आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो या तो I के साथ x, j के साथ y और k के साथ z हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, और इंटीग्रेट हो गया तो लोअर और अपर लिमिट मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट चाहिए। ये भी नेचर क्या है? कंजर्वेटिव। समस्या है जब ये x में y भी आ गया, x भी आ गया, मिक्सिंग हो गया, dx के टर्म के अंदर xy भी है और dy के टर्म में भी xy है, तो सर ये कंजर्वेटिव भी हो सकता है। और यदि इसको इंटीग्रेट कर पाए तो कंजर्वेटिव, क्योंकि इंटीग्रेट कर पाते हैं तो क्या लोअर और अपर लिमिट की आवश्यकता पड़ती है, तो ये तो कंजर्वेटिव हो जाएगा।
और इंडिकेट नहीं कर पाए तो इसका नेचर क्या आ गया, नॉन। अब कैसे इंडिकेट हो पाएगा ये भी समझ में आ रहा है। ये करने के लिए देख लेना होगा क्या उसको हम एक फॉर्म में लिख सकेंगे, छोटे से इंडिकेट, क्या उसको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बना के सॉल्व कर लेंगे, कहाँ हो जाएगा। उसको हमने कहा ना चेक करने का तरीका, उस एक्सपेंशन को हम छोटा कर सकते हैं और चेक करने का तरीका बताई दिए। dx में रिस्पेक्ट में जब इंडिकेट करो तो y को कांस्टेंट मान लो, और जब y के रिस्पेक्ट में इंडिकेट करो तो x को, यदि दोनों वैल्यू सेम आएगा तो परफेक्ट डिफरेंशिएबल है और आप बड़े आराम से उसको इंडिकेशन में लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अब दिमाग में आ रहा होगा सर एक को दिखा दीजिए नॉन कंजक्टिव में। तो सबसे अच्छा हमें लगता है वेक्टर f इक्वल टू हम लिख दिए तुम्हें लोग के कहने पर y स्क्वायर i। अब बताओ भाई इसको इंडिकेट कर पाएंगे क्या हम लोग, और कह दें हम कहां जाना चाह रहे हैं, हम ओरिजिन से 1 1 जाना चाहते हैं, हम ओरिजिन से 1 1 पॉइंट पर जाना चाहते हैं। अब बताओ इस फोर्स का वर्क डन क्या होगा। अब क्या करोगे भाई, वर्क डन इक्वल टू लगाओगे क्या भाई, वर्क डन इक्वल टू बड़े आराम से y स्क्वायर dx। सर इंटीग्रेट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ x और यहाँ, सर इसमें आप हमको इक्वेशन देंगे तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब पाथ दीजिए। जैसे कह दिया कि सर 0 0 से 1 1 जा रहा है, पाथ है y बराबर x, तो y की जगह चुपचाप क्या रख दोगे x, तो y की जगह x रखे तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब x स्क्वायर हो गया, अब खुश हो गए सर ये x स्क्वायर हो गया, और इधर क्या हो गया dx। अब ये लिमिट x का रख देंगे 0 से 1 और बड़े आराम से इंडिकेट हो जाएगा x क्यूब बाई 3। अरे भाई x क्यूब बाई 3 और लिमिट 0 से 1 रखो, क्या गया 1/3 जूल। अब दूसरा बोलते नहीं पाथ हम दे रहे हैं y बराबर x स्क्वायर, जा तो रहे हैं 0 0 से 1 1 ही जा रहे हैं, लेकिन अब पाथ चेंज कर दिए हमने y बराबर x स्क्वायर, तो y बराबर x स्क्वायर किया तो क्या हो गया y बराबर x स्क्वायर, तो सर ये x पर पावर 4। अरे भाई ये x पर पावर 4, x पर पावर 4 dx हो गया। क्या इसका इंटीग्रेशन x पावर 5/5 आएगा कि नहीं, और x का लिमिट ही रखना है, dx है तो 0 से 1, सर 1/5। सर जा रहे हैं 0 से जा कहां रहे हैं, सर जा रहे हैं 0 0 से 1 1, लेकिन एक बार स्ट्रेट लाइन गए एक बार पे दोनों में वर्टन क्या हो गया अलग अलग। अब कहने नहीं हम y बराबर xq से जाएंगे, जाओ समझ लो xq का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा x पावर 6 और x और 6 इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा 1/7। क्या हर पाथ पर अलग अलग हो रहा है कि नहीं। यह नेचर कैसा नेचर हो गया भाई, नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि यह तभी सॉल्व हो पाएगा जब y और x का रिलेशन देंगे, नहीं तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, कर ही नहीं पाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं। तो वही मैंने कहा था कि इधर उधर हो रहा है तो परफेक्ट डिफरेंशिएबल बना पा रहे हैं, एक टर्म में लिख पा रहे हैं, वो एक्सपेंशन है किसी टर्म का छोटे टर्म का, तब तो डायरेक्ट आसानी से हम क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट करके उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट से काम हो जाएगा। लेकिन यदि इंटीग्रेट नहीं कर पाए तो सर हमें रिलेशन चाहिए। अब y में x रखना होगा, y वैल्यू देगा रखेंगे और निकाल लेंगे। तो यह नेचर, ये जो फोर्स देख रहे हो इसका नेचर क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। ये पाथ डिपेंडेंट है, पाथ देंगे तो कर पाएंगे। इसके पहले जितना हम दिए थे सब पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ देना ही नहीं पड़ा था, केवल फोर्स दे रहे थे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दे रहे थे, तुम्हारा वर्डन निकल जा रहा है। क्या किसका किसका वर्डन निकालना सिखा दिया, ग्रेविटेशन फोर्स का वर्डन निकालना सिखा दिया है जनरल केस में। अब जनरल केस क्यों नाम दिए सावधान रहें, क्योंकि अभी हम लोग क्या मान रहे हैं भाई, फोर्स कांस्टेंट मान रहे हैं, जबकि जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ऊंचाई पर जाने पर कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन हम लोग mg कांस्टेंट, मतलब यह चीज वेरी वेरी लेस देन आ रही है तो mg कांस्टेंट है, तो हमने कहा भाई यदि ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो तो हम लोग बस वर्टिकल सेपरेशन देख लेंगे। तो फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल देख लेंगे। हाँ नीचे आएंगे तो प्लस mgh और ऊपर जाएंगे तो माइनस mgh। क्यों, क्योंकि जा रहे हैं ऊपर और mg लग रहा है नीचे, तो उसका वर्क क्या हो जाएगा नेगेटिव, और नीचे आ रहे तो क्या mg भी नीचे और आप ही नीचे रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन होने के कारण प्लस mgh हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को।
ये बातें जो हम लोग किए थे वो उसमें किया। फिर उसके बाद याद है कांस्टेंट फोर्स का दिखाया। कहीं भी कांस्टेंट फोर्स होगा वहां वर्क डन निकालना होगा, तो डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगा दो, याद कर दिया था। फिर कहा टेंजेंशियल फोर्स है। सर टेंजेंशियल फोर्स है और हमेशा टेंजेंशियल और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर करना होगा। टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा आईजेके के टर्म में, तो आईजेके में भी तीन तरह का बात, एक तो कांस्टेंट है आईजेके, तो आराम से इंडिकेट हो गया। एक आई के साथ यक्स, जे के साथ वाई और के साथ जेड का फंक्शन लिखने वाले ऐसे लिखते हैं वेक्टर एफ इक्वल टू, थोड़ा मैथमेटिकली भी लिखना देख लो, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। घबराना मत, इसको पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ यक्स। आई में x का फंक्शन, जे में y का फंक्शन और k में z का फंक्शन है, तो भी हम आराम से इंडिकेट कर लेंगे और ये कंजर्वेटिव नेचर है। अब i के अंदर x y दोनों मिक्स है, j में भी x y मिक्स है। सर ये देख लो, ये परफेक्ट डिफरेंशिएबल है, तो इसको हम छोटे रूप में लिख सकते हैं, तब तो ये कंजर्वेटिव, और नहीं लिख सकते हैं तो ये कंजर्वेटिव नहीं, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव हो गया तो सर डायरेक्ट इंडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, इसमें हमें इक्वेशन दीजिएगा, पाथ दीजिएगा, तब हम इसका वर्डन निकाल पाएंगे। अब आगे पढ़ो, ये क्लियर हो गया ना सब लोग को? ये छोटा सा क्वेश्चन। अब हम लोग एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट पर आ रहे हैं और वो है स्प्रिंग फोर्स। अभी तक हमने स्प्रिंग फोर्स नहीं सिखाया कहीं भी, अब स्प्रिंग फोर्स का क्वेश्चन देंगे और साथ में वर्डन निकालना तक शोध करेंगे। ध्यान देना, अभी हम केवल सबका वर्क निकालें, जब हम आगे पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा। जब वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चन लगाएंगे तो पहले हमें सबका वर्क निकालने आना चाहिए। फिर 2-3 दिन खूब जम के जबरदस्त न्यूमेरिकल का गेम चलेगा। स्प्रिंग फोर्स क्या है ये सीखो जरा। स्प्रिंग भाई हम लोग जो अभी बात करने जा रहे हैं वो ऐसा नहीं कि खूब ज्यादा स्प्रिंग खींच के सीधा ही कर दी। हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो भी कंसेप्ट देने जा रहे हैं, वो स्मॉल स्ट्रेन। स्मॉल स्ट्रेन माने हम थोड़ा ही, भाई स्प्रिंग को खींचो तो वापस आ जाता है, थोड़ा और खींचो तो वापस आ गया, थोड़ा और खींचो तो वापस आया। तुम तो ताकतवर आदमी ठहर स्प्रिंग से, तुम क्या कि एकदम खींचे डाले उसको सीधा करके तो नहीं वापस आएगा, तो उसकी राष्ट्रीय प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। इसीलिए बोला भाई वी आर टॉकिंग फॉर स्मॉल स्ट्रेन, जब तक कि स्प्रिंग की अपनी प्रॉपर्टी रिस्टोर है, इसलिए स्मॉल स्ट्रेन लिख देते हैं, है ना। इसमें क्या होता है आप लोग भी पढ़े हो अच्छे से, यह बराबर लिखते हैं माइनस के एक्स। व्हाट इज के हियर? के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। वेरी गुड, पहले चलो स्प्रिंग कांस्टेंट समझ लें। स्प्रिंग कांस्टेंट किसकी प्रॉपर्टी है सर? स्प्रिंग का है। खींचने या दबाने से इस पर कोई असर, सुन रहे हो, समझ रहे हो? स्प्रिंग कांस्टेंट का यदि एक रफ वैल्यू देखा जाए, है ना बेटा, तो ये y क्रॉस सेक्शन एरिया a by l पर डिपेंड करता है। y यंग मॉडुलस है, y यंग मॉडुलस है इलास्टिसिटी वाला। a क्रॉस सेक्शन एरिया, यह लेंथ है, हाँ, केवल क्या है y a by l। अब किस पर डिपेंड कर रहा है? मटेरियल। y यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस किसकी प्रॉपर्टी होता है? मटेरियल का। किसी मटेरियल से ना बनता होगा स्प्रिंग, तो जो मटेरियल है वो यंग मॉडुलस है, तो यंग मॉडुलस पर डिपेंड कर रहा है। गिवन स्प्रिंग है तो भाई यंग मॉडुलस सेम रहेगा। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन समझ रहे हो? अरे भाई इसे वायर से बना दो तो वायर का क्रॉस सेक्शन होगा, और यह लेंथ है। यदि गिवन स्प्रिंग है तो y और a तो फिक्स है, और लेंथ माने क्या होगा? नेचुरल लेंथ है। अरे वाह, ये मत समझना खींच दिए सर लेंथ बढ़ गया। ये यल कौन सा लेंथ है? नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ माने जब स्प्रिंग रिलैक्स पोजीशन में है वो लेंथ यल है। तो कहो सर खींच दिया तो लेंथ बढ़ गया, दबा दिया तो लेंथ चेंज हो गया, तो क्या चेंज हो गया? ऐसा नहीं है भाई। यह लेंथ जो है वो यह लेंथ क्या है? वो यह लेंथ नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का। इसीलिए कहते हैं स्प्रिंग को हम आधा काट दिए, स्प्रिंग को आधा काट दिए, अब एक पोर्शन बचा ये और ये पोर्शन बचा ये। बताओ अब स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? लेंथ आधा, y और a तो सेम है, मटेरियल भी वही, एरिया भी वही, तुमने लेंथ आधा कर दिया, मतलब क्या हो गया भाई? स्प्रिंग कांस्टेंट डबल, रियल बाय 2 पर गया। जनरली जब स्प्रिंग का कटिंग करते हैं तो y और a कांस्टेंट होता है, हम चिल्ला चिल्ला के कह सकते KL इक्वल टू कांस्टेंट। अब जरा ध्यान देना, K2L कांस्टेंट माने K1 L1 इक्वल टू K2
L2। बड़े आराम से पहले K था, लेंथ L था। सर अब क्या होगा, लेंथ L/2 हो गया, L गया, K डैश निकालना, K डैश बराबर 2K। वैसे भी समझ में आ गया होगा K प्रोपोर्शनल टू 1/L है। स्प्रिंग को 3 इक्वल भागों में बांट दिया। बताओ एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? 3 इक्वल भाग में डाला, L/3 हो गया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। आया कि नहीं? और फॉर्मूला लगाएंगे K1L1 इक्वल टू K2L2 लगा के निकालो, जो भी काटे फाटे। अलग अलग लेंथ भी काटा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कहा 40 सेंटीमीटर लेंथ का है, 10 सेंटीमीटर कर दिया, एक 10 कर दिया, एक 30 कर दिया। बताओ 30 वाले का क्या होगा? ठीक है, K into 40 इक्वल टू K डैश into 30 निकल कर K डैश आ जाएगा। चलो स्प्रिंग कांस्टेंट का बात हो गया, ये K के बारे में। अब बातें करने वाले यक्स। What is X? What is X? Elongation or compression from natural length, from relaxed position, है ना? इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह बात करें तो ये छोटा सा बात कहेंगे, X is from the natural length, X is from the relaxed। ये अभी समझ नहीं आएगा, 4 लेक्चर बाद हम तुमसे बताएंगे। देखो हम इसीलिए चिल्ला रहे थे, ये समझना मेन इंपॉर्टेंट बात है। हम समझा रहे हैं, तुम समझ भी गए, फिर भी नहीं समझे। जब अप्लाई करना होगा तब नहीं निकल पाओगे। तो ये तो समझ में आ गया था। अब यक्स क्या है याद रखना, चाहे कंप्रेशन कहो चाहे इलॉन्गेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। तो कंप्रेशन और इलॉन्गेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब बात है ये माइनस साइन का क्या मतलब है? क्या मतलब माइनस साइन का? माइनस साइन का मतलब है डायरेक्शन बता रहा है। एक्चुअल में फोर्स कभी नेगेटिव होता ही नहीं, इसको तो K into X से लिखना चाहिए। माइनस साइन का मतलब है कि फोर्स का डायरेक्शन X के डायरेक्शन के अपोजिट। मतलब यदि तुमने इसको कंप्रेस किया तो फोर्स किधर लगेगा? और दोनों तरफ लगता है ये फोर्स, और इक्वल फोर्स दोनों तरफ लगता है। यदि तुमने इसको कंप्रेस किया तो ये kx देगा, क्योंकि तो देखिएगा कितना कंप्रेस हुआ ना, और ये देगा kx, और इधर और दोनों कंप्रेस किया तो दोनों तरफ फोर्स किधर लगेगा? बाहर। तो x की डायरेक्शन ये, x क्या है? कंप्रेशन या इलॉन्गेट। यदि कंप्रेस हुआ चीजें तो फोर्स दोनों तरफ बाहर, और यदि इलॉन्गेट हुआ तो दोनों तरफ अंदर। हाँ, दोनों तरफ फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। जो आप कहोगे ना भाई जितना स्प्रिंग का 2 एंड है ना, तो जितना इधर फोर्स लगाएगा उतना इधर लगाएगा, दोनों तरफ केएक्स। यदि आपने दबा दिया तो बाहर की तरफ केएक्स लगेगा दोनों तरफ, और खींच दिया तो अंदर की तरफ केएक्स लगेगा दोनों तरफ से केएक्स। अच्छा समझते हैं तुम लोगों की बात? अभी भी हमने एक बात कहा, तुम्हें ये समझ में आया था कि यक्स क्या है? कंप्रेशन या इलॉन्गेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। It does not difference you compress from this side or you compress from this side. We have to only consider what is the compression or what is the elongation from its natural length. It does not matter from which side how much you compress or elongate. ये स्प्रिंग बना है, क्या बना है? और इधर से हमने इसको x1 दबाया, ठीक उसी समय साइमल्टेनियसली इधर से x2 दबाया। अरे नहीं कर सकते क्या? ऐसे लेके ऐसे दबाया। हाँ हाँ बोलो, जल्दी बताओ। ये x1 दबाया इधर, ये x2 दबाया इधर। बताओ पहले इधर फोर्स किधर लगेगा? बस सही बात है, दब रहा है। फोर्स किधर लगेगा? बाहर। एकदम अच्छा लगा। इधर फोर्स किधर लगेगा? बाहर। अच्छा ये बताओ यहां फोर्स का वैल्यू क्या होगा? ध्यान रहा, इधर से x1 दबाया, इधर से x2 दबाया। बताओ इधर फोर्स का वैल्यू कितना होगा? आवाज नहीं है। kx1 plus x2 कि kx1 minus x2 कि kx1 कि kx2? रुको मैं ऑप्शन दे रहा हूं। kx1 plus x2, kx1 minus x2, kx1 kx2। बड़ा प्यारा ऑप्शन है। बोलो पहले वाले पर कितने लोग हैं? काफी लोग हैं। दूसरे वाले पर कितने लोग हैं? तीसरे पर, चौथे पर। इसका नेचुरल लेंथ वाला बात पकड़ लिए हैं।
इससे मतलब नहीं कि किधर से कितना दबा, मतलब है नेचुरल लेंथ से टोटल कितना दबा। टोटल कितना दबा, x1 प्लस x2, इधर से x1 सर, इधर से x2, टोटल दबा x1 प्लस x2, तो फोर्स दोनों तरफ बाहर होगा और वैल्यू होगा k x1 प्लस x2, और इधर भी होगा k x1 प्लस x2। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? दोनों तरफ सेम फोर्स देता है, मासलेस स्प्रिंग है, दोनों तरफ आइडियल स्प्रिंग, मासलेस स्प्रिंग, दोनों तरफ इक्वल फोर्स देगा, और वैल्यू में जो यक्स होता है वो टोटल कंप्रेशन या इलांगेशन है। आइए, अच्छा ये आ रहा है तो अगला वाला बात बताइए। ये वाला ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, इसको x1 इधर ले गए और इसको x2 इधर ले गए। चल जल्दी नेचुरल लेंथ पर ध्यान, शुरू में नेचुरल लेंथ बताओ, साइड इधर x1, इसको x2 इधर लगे, बताओ इस पर फोर्स किधर लगेगा? x1 इधर जा रहे हैं, इसको x2 इधर जा रहे हैं। हाँ, ऐसे नहीं बता सकेंगे फोर्स का डायरेक्शन जब तक ये नहीं क्लियर हो बड़ा कौन है। चलो तुम लोगों के लिए हम बोल दे रहे हैं x2 बड़ा है x1 से, x2 बड़ा है x1, तो बताओ इस पर फोर्स किधर लगेगा, राइट की लेफ्ट? ये x1 इधर जा रहा है, कौन किधर जा रहा है ये मत देखो, ये देखो स्प्रिंग भाई साहब का क्या दशा है, वो किस पोजीशन में है। फोकस ऑन स्प्रिंग, ध्यान स्प्रिंग। अब बताओ भाई x2 मतलब नेचुरल लेंथ से ये खिंचाया ज्यादा और ये शिफ्ट कम हुआ, तो नेट क्या हुआ, वो एक्सटेंड इलांगेट पोजीशन में है, स्ट्रेच पोजीशन में है, कि वो कंप्रेस पोजीशन में? स्ट्रेच पोजीशन में। क्यों? खींचे ज्यादा, सरका इसको कम, तो अभी भी ये क्या है, खींचा हुआ पोजीशन है। अरे खींचा हुआ पोजीशन है सर, तो उस समय दोनों तरफ फोर्स किधर लगेगा, अंदर ही लगेगा। अंदर मतलब क्यों लग रहा, समझ आ रहा है ना, दोनों तरफ अंदर की तरफ लगा, तो मतलब इधर भी अंदर और इधर भी अंदर। अच्छा फोर्स का वैल्यू कितना होगा इधर जो अंदर लगा है? k x2 माइनस x1। क्यों k x2 माइनस x1? नेट देखेंगे ना कितना कंप्रेशन या इलाकेशन है। ये तो x2 गया, ये x1 गया, तो एक्चुअल स्प्रिंग का दशा क्या है, इसके कारण खिंचाया जरूर था लेकिन थोड़ा सरक गया, इसलिए सर खिंचाव थोड़ा कम हो गया, x2 माइनस x1 हो गया। ये फोर्स का वैल्यू k x2 माइनस x1, इधर भी k x2 माइनस x1। तो यही उल्टा हो जाता है यदि हम कह देते x1 बड़ा है x2 से, तो सब दोनों कंप्रेस हो जाता, अब कंप्रेसर दोनों तरफ फोर्स किधर हो जाता, बाहर, और कहते फोर्स है k x1 माइनस x2 किधर की तरफ, दोनों तरफ बाहर। अब तुम अच्छा एक बार ध्यान देना, कभी स्प्रिंग बैलेंस दे दे, अब बोले स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगा, समझना स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग kx के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? kx के बराबर। क्या बोलना चाह रहे हैं, समझा रहे हैं अभी। ये तो मैंने लिया भाई स्प्रिंग का। एक और बात करते हैं, एक स्प्रिंग बैलेंस है ना, स्प्रिंग बैलेंस जो मेजरमेंट करता है, मैंने बोला है कि स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजरमेंट करता है, kx। हमने कहा इधर से भी 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया और इधर से भी 20 न्यूटन फोर्स लगाया, बताओ स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? स्प्रिंग बैलेंस से दोनों तरफ हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, दोनों तरफ 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है। पूछ रहे बताओ स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? ऑप्शन 0, 20, 40, नन ऑफ दिस। क्या सही है? 20 ही सही। क्यों भाई, ये रुका हुआ है इसका मतलब, तो इधर भी क्या लग रहा होगा, kx, और इधर भी क्या लग रहा होगा, kx, और सर ये kx किसके बराबर है, 20। तो रीडिंग कितना हो गया, 20 न्यूटन। आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में, या तो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं आगे क्वेश्चन के लिए, या साथ साथ में आया हुआ जो क्वेश्चन है उसको धीरे धीरे परोस रहे हैं। पहले सब लोग स्प्रिंग के फोर्स के बारे में समझ में आ गया सब लोग को। अब माइनस साइन का मतलब समझ में आ गया, यक्स का मतलब समझ में आ गया, के का मतलब समझ। माइनस साइन मत लिखा करो, जब वैल्यू लिखो तो kx लिखेंगे,
kx लिखेंगे भाई, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, अरे मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये बराबर kx माइनस साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कर सकते हो भाई, तो इसमें फोर्स जो लगता है वो दोनों तरफ इक्वल लगता है, दोनों तरफ अलग अलग, दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगता है। हाँ ये है, यदि कंप्रेशन है तो दोनों तरफ क्या लगेगा भाई, दोनों तरफ आउटवर्ड फेंकेगा, और यदि इलांगेट है मतलब एक्सटेंशन है या स्ट्रेच है तो दोनों तरफ अंदर की तरफ फोर्स। याद रहेगा? बोलो। जब इतना आ गया तो एक और चीज लेके चले, वर्क डन। वर्क भी निकालना सिखा दे तब क्वेश्चन थोड़ा खूब फेंका जाए। चले हम लोग, बोलिए वर्क कैसे निकलेगा सर इसका? एकदम आइए भाई, वेरिएबल चीज है, यह डॉट ds लिखिए सर, वेरिएबल है इंडिकेट करना पड़ेगा, और जानते हैं यह डॉट ds मतलब यहां लिखा जाए तो भाई यहां पर ds मत दी, तो सब x के टर्म में है, और x क्या है, कंप्रेशन या इलॉन्गेशन। तो हम इसको ऐसे करें भाई, इसको कहिए f dx cos 180। आप कहोगे सर अब cos 180 काहे कर दिए? क्योंकि जानते हैं फोर्स और dx में x जब दबता है तो फोर्स बाहर खींचा, तो डायरेक्शन अपोजिट है। cos 180 क्या हो जाएगा? हम बात करें वर्क डन बाय द स्प्रिंग, नॉट वर्क डन ऑन द स्प्रिंग। कई जगह गड़बड़ी होता है, वर्क डन ऑन द स्प्रिंग लिख देता है, हम लोग गलत कर देंगे। हम बात करें वर्क डन बाय द स्प्रिंग, किसी भी ब्लॉक पर वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या है? cos 180 -1 माइनस बाहर करिए, f dx हो गया। सुन रहे हो? लिमिट x1 से x2, वहां क्या है x1 x2? x1 भी नेचुरल लेंथ से इनिशियल कंप्रेशन या इलॉन्गेशन, और x2 भी क्या है, नेचुरल लेंथ से फाइनल कंप्रेशन है इलॉन्गेशन। मतलब x1 जो है वो इनिशियल कंप्रेशन इलॉन्गेशन, और x2 जो है वो फाइनल कंप्रेशन इलॉन्गेशन, लेकिन दोनों होना चाहिए कहां से, नेचुरल लेंथ से। दोनों ही कहां से होना चाहिए था, नेचुरल लेंथ से। जब ध्यान देंगे यहां पर माइनस साइन रहने दीजिए, kx dx कर दीजिए, और यहां इंटीग्रेशन x1 से x2। अब बताइए kx क्या हो गया, k बाहर जाएगा, x ds का इंटीग्रेशन x2/2 आया, क्या आया, वर्क डन जल्दी से माइनस k, जल्दी से बोलो, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई 2। w बराबर क्या लिख सकते हैं कि नहीं, k बाहर माइनस अंदर कर दो 1/2k, और अंदर करोगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। याद रखिएगा x1 भी नेचुरल लेंथ से है और x2 भी नेचुरल लेंथ से ही होगा। x1 x2 दोनों ही क्या लेना है, कंप्रेस या इलॉन्गेशन है फ्रॉम नेचुरल लेंथ। x1 एंड x2 आर कंप्रेशन और इलॉन्गेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। x1 इनिशियल है और x2 क्या है, फाइनल। अब इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है भाई, w बराबर याद करना तो कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं, माइनस आगे लिखते हैं x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और या कुछ लोग माइनस को अंदर कर देते हैं, तो याद है ऐसे माइनस अंदर कर देते तो x1 स्क्वायर पहले फिर x, जैसे अब तुमसे कहें एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और उसको नेचुरल लेंथ से x दबा दिया, नेचुरल लेंथ से x, बताओ वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा। एक स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पर, उसको नेचुरल लेंथ से रिलैक्स पोजीशन से x कंप्रेस कर दिया, बताओ वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, माइनस की प्लस, ऑप्शन में दोनों है, माइनस हाफ के x। क्यों माइनस हाफ के x? इनिशियल कहां था, इनिशियल था नेचुरल लेंथ पर, तो x1 क्या हो गया, 0 नेचुरल लेंथ से, और बाद में कहां दबा दिया, x2 क्या हो गया, x हो गया नेचुरल लेंथ से, तो ये क्या कर दिया भाई, x कर दिया। अब बताओ वर्क डन क्या लिखा है यहाँ पर, x1 0 और x2 x हो गया, तो क्या वर्क डन यहाँ माइनस हाफ के x स्क्वायर आया कि नहीं भाई। अच्छा तो नेचुरल लेंथ से x खींच दिया,
वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा? या तो मैंने साहब x कर हो गया, नेचुरल लेंथ से मैंने x दबाया। अच्छा सोचो तो समझ में भी आता है, जब दबा रहे थे ना तो फोर्स इधर लग रहा था, फोर्स इधर लग रहा है और दबा इधर रहे हो तो वर्क तो निगेटिव होगा ही सर, इसीलिए माइनस हाफ के स्क्वायर आया है। नेचुरल लेंथ से x दबाए तो वर्क क्या है? निगेटिव। काहे को निगेटिव सर? फोर्स तो इधर तो दबा रहे हैं, फोर्स इधर लगा रहा है, अब तुम इसको इधर ला रहे हो तो वर्क डन तो निगेटिव होगा ही। अब बताओ नेचुरल लेंथ से x हम स्ट्रेच कर दिए, वर्क डन क्या होगा? माइनस या प्लस? अभी भी माइनस, क्योंकि x1 कंप्रेशन और इलांगेशन कोई भी हो, x1 तो 0 हो गया और x2 भी x, मतलब चाहे आप नेचुरल लेंथ से x दबाएं या नेचुरल लेंथ से x खींचें, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिएगा कहीं लिख दिया ऊपर धीरे से वर्क डन ऑन स्प्रिंग, तुरंत प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग माइनस हाफ के स्क्वायर। वर्क डन बाय द स्प्रिंग ही ज्यादा पढ़ना है तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन लिख दिया होगा तो सावधान हो जाना, उल्टा कर देना। ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज compressed x1 from its natural length and further it compress x2 and further it compress x2. What is the work done by spring? What is the work done by spring in further compression? चलो पहले आपने नेचुरल लेंथ से कितना दबाया था? x1, फिर फर्दर x2 दबाया। फर्दर x2 माने कहां से? नेचुरल लेंथ से या यहां से? फर्दर माने होता है आगे, यहां से x2। और तुमसे या इसमें वर्क डन पूछ रहा है, तुरंत दिमाग में आ रहा था वर्क डन बराबर हाफ के। x1 कहां से? x1 नेचुरल लेंथ से ही है तो x1 स्क्वायर कर दिया। तो हम लोग के फॉर्मूले में x2 था, वो फाइनल पोजीशन है, लेकिन कहां से? नेचुरल लेंथ सर। फाइनल पोजीशन नेचुरल लेंथ से कितना हो गया? x1 प्लस x2। तो यहां लिखेंगे x1 प्लस x2 का पोजीशन, ये था बात। अब आइए देखिए यहां पर हाफ हो गया, k हो गया। अब तो समझ लोगे एक्सरसाइज को खोलेंगे तो इसमें x1 स्क्वायर होगा, x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर कट जाएगा, फिर बचेगा क्या क्या बता रहे हैं? एक तो समझ गए माइनस x2 स्क्वायर और यहां बचेगा माइनस 2x1 x2 भी। यदि हम पूरा भीतर कर दे तो शायद ऐसे, या माइनस बाहर कर दे, या जो करना कर लो, माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस 2 कट जाएगा बेटा k x1 x2। और ऑप्शन देख लेना कैसे लिखा हुआ है, ये याद रहेगा सब लोग को कि x1 कहां से है? नेचुरल लेंथ, चाहे कंप्रेशन कहो चाहे इलॉन्गेशन। x2 कहां से है? नेचुरल लेंथ से, चाहे कंप्रेशन कहो चाहे इलॉन्गेशन। x1 x2 टेकन फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, है ना स्प्रिंग के, चाहे कंप्रेशन चाहे इलॉन्गेशन। आ जाओ, अभी तुम लोग को एक और दे रहे हैं, जब समझेंगे आपको बताऊं। ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, और हमने नेचुरल लेंथ, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है, हमने ब्लॉक को नेचुरल लेंथ से 3x0 दबा दिया है। ब्लॉक को नेचुरल लेंथ से कितना दबा दिया बेटा? 3x0 दबाकर फिर छोड़ दिया। Block is compressed by 3x0 from its relaxed position of spring and then release. Block, spring constant is K. Block is compressed by 3x0. Blocks attached with the spring. Block attached with the spring. मतलब spring से बताया. And then block compressed by 3x0 from relaxed position of spring and then release. Then find what is the work done? A block displays x0 from compressed position. What is the work done by spring when block displays from x0, when block displays x0 from compressed position, and
5x naught from compressed position. Find the work done by spring when block displays x naught from compressed position and 5x naught from compressed position. इस बार वर्क डन कहां से निकालना है? कंप्रेस पोजीशन से. जब x नॉट डिस्प्लेस हुआ तब, और जब 5x नॉट डिस्प्लेस हुआ तब. हमें वर्क डन बाय स्प्रिंग चाहिए. कहां से छोड़ा गया? यहां से छोड़ा गया भाई, दबाकर छोड़ दिया. छोड़ेंगे तो भाई आगे बढ़ेगा. तो जब ब्लॉक अपने कंप्रेस पोजीशन से x नॉट गया, तो बताओ कंप्रेस पोजीशन से x नॉट जाने में कितना वर्क करना पड़ा? कंप्रेस पोजीशन से x नॉट जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, और कंप्रेस पोजीशन से 5x नॉट जाने में स्प्रिंग द्वारा वर्क कितना होगा? वर्क डन बाय द स्प्रिंग. अच्छा देखो दे सब लाइन से. ये बताओ यहां से ये कहां गया? x नॉट. वर्क डन में वर्क डन क्या है? हा के सर x1 कितना है? 3x नॉट. 3x नॉट माने 9x नॉट स्क्वायर. सर x नॉट कम इधर आ गया, तो अब नेचुरल लेंथ से कहां पर है? 2x नॉट. x नॉट आया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमें इंपॉर्टेंट है नेचुरल लेंथ से वो कहां है? नेचुरल लेंथ से वो 2x नॉट पर है, तो माइनस 4x नॉट स्क्वायर. आंसर क्या आया भाई? यहां 5/2 के x नॉट स्क्वायर. 5/2. अब समझ में आ रहा हो क्यों चिल्ला रहे थे नेचुरल लेंथ नेचुरल लेंथ? ध्यान नहीं दोगे तो है काम से. कंप्रेस पोजीशन से छोड़ा गया, तो सर ऑलरेडी वो 3x नॉट पर है. x नॉट डिस्प्लेस कर गया कंप्रेस से x नॉट आया, लेकिन नेचुरल से वो 2x नॉट पर है. तो x1 हमारा 3x नॉट है और x2 हमारा 2x नॉट है. इससे मैंने कहा ज्यादा बुद्धि मारने की जरूरत नहीं है बुद्धि पर, मतलब ध्यान दो. x1 क्या x2 क्या, सिंपल सी बात है. काहे को ज्यादा सोच रहे हो? ज्यादा सोचते हो सीधे कचर बचा. अब क्या बोला बताओ जल्दी से. दूसरे में कह रहा है कंप्रेस पोजीशन से 5x नॉट गया. जाओ भाई 5x नॉट, यहां से ना 5x नॉट गया है. अब हम वर्क डन लिखेंगे दूसरे वाले केस के लिए, तो हाफ तो सही है, k भी सही है, और कंप्रेस पोजीशन 3x नॉट है. x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर है इसमें, तो x1 क्या हो जाएगा? 9x नॉट स्क्वायर. 9x नॉट स्क्वायर. भाई आ जाओ जल्दी से, काय पसंद है? माइनस x2 स्क्वायर. x2 इज टेकन फ्रॉम ऑलवेज. अब नेचुरल लेंथ तो यहां पर है, यहां से जब 3x नॉट आया तो नेचुरल लेंथ पर आया था. अब यहां से कितना एक्स्ट्रा आगे गया? तो x2 अब क्या है? 2x नॉट. हाँ 2x नॉट का इलॉन्गेशन है, तो 2x नॉट का स्क्वायर मतलब 4x नॉट स्क्वायर. वर्क बराबर क्या हो गया? हाफ के 5x नॉट स्क्वायर. फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? हम कुछ नहीं सिखा रहे भाई, पहले फोर्स समझाएं और फिर वर्क का फॉर्मूला सिखा रहे हैं, न कि क्वेश्चन लगा रहे. भले उसमें क्वेश्चन लग जाए तो हम क्या करें? हम ये भी बता रहे हैं, देखो भाई x1 दबाया फिर फर्दर x2 दबाया, कंफ्यूजन का कोई बातें नहीं. पहले उसका पोजीशन x1 था और फर्दर x2 बना. x2 फर्दर है, इसलिए हम नेचुरल लेंथ से देखेंगे तो x1 प्लस x2. इसमें भाई कंप्रेस पोजीशन से छोड़ा तो मेरा कंप्रेस पोजीशन हो गया x1, और कंप्रेस पोजीशन से x डिस्प्लेस किया, तो सर x नहीं लेंगे x2. x2 के लिए नेचुरल लेंथ से देखना पड़ेगा, तो भाई आपको 3x नॉट में से x नॉट घटाएंगे, 2x नॉट आएगा. 5x नॉट लिखा, इसका क्या मतलब हुआ? सर वो नेचुरल लेंथ पर आ गया और फर्दर 2x नॉट आगे गया.